नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाय आरके सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और हम आज बात करेंगे वंशानुक्रम के नियम। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है वंशानुक्रम के नियम, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जो पिछली वीडियो बनाए थे उसमें हमने जो है बताया था कि बाल विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते होते हैं। तो उस बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, वातावरण और भोजन यानी स्वास्थ्य, आहार, रोग, ये सब जो है बालक को कहीं ना कहीं विकास, बालक के डेवलपमेंट पे यानी विकास में कहीं ना कहीं जो है प्रभावित करते हैं। पहला कारक हम लोगों ने पढ़ लिए थे वंशानुक्रम। वंशानुक्रम कहाँ से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, बालक का जो है जन्म किस प्रकार होता है, कि किन किन गुणसूत्रों से होता है, कौन से गुणसूत्र माता में मिलते हैं, कौन से गुणसूत्र पिता में मिलते हैं, इसकी यहाँ पे चर्चा कर लिए थे। वंशानुक्रम में जो मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी थी उसकी जो है चर्चा कर लिए थे कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि महानता का गुण वंशानुक्रम से मिलता है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो है बुद्धि वंशानुक्रम से मिलती है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि व्यवसायिक कुशलता वंशानुक्रम से मिलती है। इस प्रकार हम लोगों ने वंशानुक्रम पढ़ लिए थे। उसी के आगे जो वीडियो में हम लोग जो है वंशानुक्रम के जो है नियम, वंशानुक्रम के नियम जो है यहाँ पर पढ़ेंगे जो है। तो मनोवैज्ञानिकों ने कुछ वंशानुक्रम के नियम प्रतिपादित किए हैं। उसमें पहला नियम है निरंतरता का नियम। जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ है निरंतरता का नियम, यानी वंशानुक्रम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतरता का नियम क्या है कि वंशानुक्रम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? वंशानुक्रम ये एक निरंतर यानी कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। इसको जो है बदला नहीं जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये बदला जा सकता होता, बदला जा सकता क्योंकि ये बदला जा सकता तो इससे जो है हजारों बीमारियां जो होती हैं वो वंशानुक्रम से ही बालक को मिलती हैं। ये बदला जा सकता तो उस नियम के द्वारा जो है बालक के जो बीमारियां होती हैं उनको समाप्त किया जा सकता है। जैसे कि जो है हम आपको बता रहे हैं एक चार्ट के माध्यम से कि जैसे ये माता और ये पिता और ये माता, पिता के कुछ गुणसूत्र, माता से कुछ गुणसूत्र जो है कहाँ मिलते हैं? बच्चों में मिलते हैं, बच्चों में आते हैं। ये गुण बच्चों से फिर क्या होते हैं? अगली पीढ़ी में जाते हैं, अगली पीढ़ी से ये गुण अगली पीढ़ी में जाते हैं। इस प्रकार से जो है ये गुण जो होते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। इसे को बदला नहीं जा सकता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने पहला नियम पढ़ लिया निरंतरता का नियम, यानी वंशानुक्रम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसको बदला नहीं जा सकता। दूसरा नियम है समानता का नियम। दूसरा नियम समानता का नियम, यानी हम इस नियम के अनुसार कह सकते हैं कि बच्चों में जो गुण, बच्चों में गुण माता पिता या पिछली पीढ़ियों से आते हैं। पिछली पीढ़ियों से आते हैं, यानी समानता का नियम। आपने देखा कि जो जिस प्रकार जैसे बच्चे हो, माता पिता होंगे उनके बच्चे भी उसी प्रकार होंगे, यानी समानता का नियम ही यही कहता है कि जैसे माता पिता वैसे उनके बच्चे। मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, शोध किया, तो मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि गोरे जो माता पिता होते थे उनके बच्चे भी गोरे हो रहे थे, और जो श्याम वर्ण के माता पिता थे यानी सांवले थे उनके बच्चे भी कैसे होंगे? वो सांवले होंगे। इसलिए इस नियम को मनोवैज्ञानिकों ने समानता का नियम कहा। जैसा कि
सोरेसन की यह परिभाषा है कि गोरे माता पिता के बच्चे गोरे तथा श्याम वर्ण माता पिता के बच्चे श्याम वर्ण के होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि बाल विकास केवल और केवल आपको समझना है, समझ करके ही यहाँ से आप ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि रट करके नहीं आप जो गेन कर सकते हैं। यहाँ लिखा समानता है। समानता का मतलब है कि जैसे माता पिता वैसे उनके बच्चे समान, इसलिए जो है आप कहीं न कहीं जो है समानता के नियम जो है ये सिद्ध साबित हुआ। अगला नियम है भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम, यानी भिन्नता का नियम, यह नियम जो है समानता के नियम का कैसा होगा? पूरक होता है, भिन्न है, अलग है। समानता के नियम का पूरक है, भिन्न है, अलग है, उल्टा है। इस नियम में पूर्ण रूप से बच्चा जो होता है वो अपने माता पिता के समान नहीं होता है। पूर्ण रूप से बच्चा माता पिता के समान नहीं होता है। नहीं होता, बल्कि पिछली पीढ़ियों के समान होगा। पिछली पीढ़ियों के समान होगा, यानी पूर्ण रूप से बच्चा, भिन्नता का नियम ही ये कहता है कि पूर्ण रूप से बच्चा जो होगा वो अपने माता पिता के समान नहीं होता, लेकिन पिछली पीढ़ियों के समान होगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि ये बच्चा था, तो इनको जो है यानी माता को भी जो है इनके माता और पिता से गुण मिले और पिता को भी इनके माता पिता से गुण मिले, यानी बच्चे में जो गुण होंगे वो माता पिता के समान नहीं होंगे, लेकिन जो पिछली पीढ़ी होंगे यानी नानी नाना या जो है दादा दादी के समान बच्चे होंगे। इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि भिन्नता का नियम जो होता है वो जो है समानता के नियम का पूरक होता है, उल्टा होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो प्रतिभाशाली माता पिता होते हैं उनके बच्चे जो है कभी कभी मंद बुद्धि होते हैं, या हम कह सकते हैं कि गोरे माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो कभी कभी श्याम वर्ण के बच्चे हो जाते हैं, या हम कहें कि जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान माता पिता के बच्चे आपने देखा कि औसत बुद्धि या निम्न बुद्धि वाले बच्चे भी होते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया भिन्नता का नियम। अगला जो नियम पढ़ेंगे वो नियम है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम, प्रत्यागमन का नियम यह कहता है कि यदि माता पिता के गुण किसी एक पर प्रभावी हो जाए, प्रभावी यानी हावी हो जाए, तो होने वाली संतान होने वाली संतान जो है वो विपरीत गुणों वाली होती है। कैसी होगी? विपरीत गुणों वाली। विपरीत गुणों वाली होती है। यानी प्रत्यागमन का नियम यही कहता है कि माता पिता के गुण किसी एक दूसरे पर प्रभावी हो जाए, हावी हो जाए या प्रभावशाली हो जाए, तो होने वाली संतान जो होगी वो विपरीत गुण वाली होती है। जैसे गोरे माता पिता के बच्चे श्याम वर्ण या श्याम वर्ण वाले माता पिता के बच्चे गोरे होते हैं। अगला जो नियम है वो है संक्रमण का नियम। संक्रमण का नियम, संक्रमण का नियम, इसी नियम को मनोवैज्ञानिकों ने मातृ एवं पितृ पक्ष
का नियम कहा है। मातृ एवं पितृपक्ष का नियम मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। इस नियम के अनुसार वंशानुक्रम केवल माता पिता द्वारा गुणों का निर्धारण नहीं करता है। वंशानुक्रम केवल माता पिता के द्वारा जो गुण मिलते हैं उससे जो है निर्धारण नहीं करता है, बल्कि कहाँ से निर्धारण करता है? पिछली पीढ़ियों से जो है गुणों का क्या होता है? निर्धारण होता है। इसलिए इस नियम को संक्रमण का नियम या मातृ एवं पितृपक्ष का नियम कहते हैं। इस नियम का ये जो समर्थक थे वो लैमार्क थे। कौन थे? इस नियम का जो समर्थन किया वो लैमार्क ने किया, क्योंकि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस नियम का विरोध किया, लेकिन समर्थन किसने किया? तो लैमार्क ने किया। लैमार्क ने सिद्ध करके बताया, लैमार्क ने बताया कि जिराफ की जो गर्दन थी वो पहले इतनी लंबी नहीं थी जितनी आज है। लैमार्क ने बताया कि जिराफ की गर्दन पहले इतनी लंबी नहीं थी जितनी आज लंबी है, क्योंकि लैमार्क ने कहा कि जिराफ ने कुछ खाने के लिए अपनी गर्दन को उठाया होगा, और उठाया होगा तो उसके यहाँ गर्दन में कुछ कट की आवाज आई होगी। कट की आवाज से ही उसके जीन में परिवर्तन हो गया, और धीरे धीरे परिवर्तन होते होते आज समय देख रहे हैं कि जिराफ की गर्दन इतनी लंबी हो गई, इतनी ऊंची हो गई। इसलिए इस नियम का समर्थन किसने किया ये पूछे तो लैमार्क ने किया। लैमार्क ने इस नियम का समर्थन किया। यहां तक समझ में आया? अगला जो नियम है वो है संयोग का नियम। संयोग का नियम। संयोग का नियम ये कहता है कि बच्चों में माता के गुण ज्यादा प्रभावशाली होंगे या पिता के गुण ज्यादा प्रभावशाली होंगे। ये एक संयोग है। ये क्या है? एक संयोग है। ये पहले से हम नहीं बता सकते हैं कि बच्चे में माता के गुण ज्यादा प्रभावी होंगे या पिता के ज्यादा गुण प्रभावी होंगे, इसको पहले से नहीं बता सकते। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो है एक संयोग का नियम है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं है। तो इसी के आगे हम लोगों ने जो है वंशानुक्रम से जहाँ तक अभी तक प्रश्न बने हैं उसकी चर्चा कर ली है। इसके बाद अब हम लोग जो है वातावरण की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो है बालक के विकास को मुख्य रूप से दो जो है कारक प्रभावित करते हैं। उसमें पहला कारक बताए थे वंशानुक्रम और दूसरा कारक बताए थे वातावरण। तो हम लोगों ने वंशानुक्रम की सारी बातें पढ़ ली, समझ लिया। अब जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, वातावरण के विषय में भी जो है हम चर्चा करेंगे। वातावरण यानी वातावरण के लिए हम पर्यावरण का भी शब्द प्रयोग करते हैं, और पर्यावरण का आपको अर्थ पता है कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है। यानी वातावरण कहें या पर्यावरण कहें, पर्यावरण ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, परि और प्लस आवरण। परि और आवरण, जहां परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घिरा हुआ। आवरण का अर्थ है घिरा हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि जो बालक को जन्म के बाद जो कुछ भी मिला है, बालक को जन्म के बाद जो कुछ मिला है, घर परिवार, पास पड़ोस, वातावरण, विद्यालय, स्कूल, जो कुछ भी बालक को मिला है वो सब क्या है? वो पर्यावरण है, यानी वातावरण है। इस वातावरण में जो है बालक, जैसा बालक को वातावरण मिलेगा, बालक का विकास मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि वैसा ही होगा। क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं,
जिसको हम चाहे तो चोर बना सकते हैं, वकील बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं और सिपाही बना सकते हैं। लेकिन तो बना तो भैया तभी सकते हैं जब जो है जन्म के समय सभी बालक क्या होंगे, समान होंगे, उनमें कोई अंतर नहीं होगा। सिर्फ बालक को जो है वैसा वातावरण दे दो। जैसे अमेरिका का कोई बालक है, उसको आप लखनऊ में छोड़ दीजिए, जन्म के बाद आप लखनऊ से छोड़ देंगे तो आपको उसको हिंदी नहीं सिखाना पड़ेगा। या लखनऊ का कोई बालक है, जन्म के बाद उसको आप अमेरिका में छोड़ देंगे तो उसको जो है अंग्रेजी नहीं सिखाना पड़ेगा। इसलिए बालक को जैसा आप वातावरण देंगे वैसा बालक सीख जाएगा। चार्ल्स फूले ने इस वातावरण के जो है 2 प्रकार बताए हैं। चार्ल्स फूले ने वातावरण के 2 प्रकार बताए हैं। चार्ल्स फूले ने वातावरण के 2 प्रकार बताए हैं और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रकार बताया वातावरण का चार्ल्स फूले ने प्राथमिक वातावरण, प्राथमिक वातावरण, और दूसरा बताया द्वितीयक या गौड़, द्वितीयक या गौड़ वातावरण। यानी पहला वातावरण प्राथमिक वातावरण और दूसरा वातावरण द्वितीयक या गौड़ वातावरण किसने बताया? तो चार्ल्स फूले ने बताया। ये जो प्राथमिक वातावरण होता है ये आंतरिक होता है, आंतरिक होता है, और द्वितीयक वातावरण जो होता है ये बाह्य होता है। कैसा होता है? बाह्य होता है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक वातावरण में कौन कौन आता है और द्वितीयक या गौड़ वातावरण में कौन कौन सा आता है। तो प्राथमिक वातावरण में जो आता है सबसे पहले आता है परिवार। परिवार, परिवार में भी सबसे पहले कौन आता है? तो परिवार में भी 3 भाग होते हैं। सबसे पहले परिवार में माँ, यानी बालक को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? माँ। दूसरा होता है पिता, और तीसरा होता है परिवार के अन्य सदस्य। परिवार के अन्य सदस्य, यानी परिवार में भी 3। एक प्रश्न पूछा जाए कि जो है बालक की प्राथमिक वातावरण कहाँ से मिलता है? तो परिवार से मिलता है। और परिवार में सबसे पहले किससे मिलता है? तो सबसे पहले माँ से, फिर पिता से, फिर परिवार के अन्य सदस्यों से मिलता है। दूसरा इसमें होता है प्राथमिक वातावरण में विद्यालय, विद्यालय। तीसरा होता है मित्र, और चौथा होता है पास पड़ोस। पास पड़ोस ये जो है किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है चारों पॉइंट प्राथमिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक समझ में आया? कभी कभी प्राथमिक और द्वितीयक वातावरण में जो है टीटी में जो है प्रश्न पूछा जाता है। अब द्वितीयक वातावरण में कौन कौन से आते हैं तो उनकी हम चर्चा करेंगे। द्वितीयक वातावरण में जो है बालक पे जो प्रभाव पड़ता है वो रिश्तेदारों का प्रभाव पड़ता है। यानी बालक को का जो प्रभावित करते हैं वो रिश्तेदार भी प्रभावित करते हैं। पुस्तकालय का भी प्रभाव पड़ता है। पुस्तकालय का भी बालक पर क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। और किसका प्रभाव पड़ता है? तो शारीरिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी शारीरिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। बालक का शारीरिक विकास अच्छा चाहते हैं तो उसको जो है उसी हिसाब से वातावरण दीजिए, उसी हिसाब से खान पीन पर ध्यान दीजिए। बुद्धि पर भी बालक का प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। और किस पे पड़ता है? तो हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क विकास,
सामाजिक मस्तिष्क के विकास पर भी सामाजिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। और किस पे पड़ता है? आर्थिक पर भी पड़ता है। यानी आर्थिक का मतलब जो है, मनोविज्ञान की भाषा में आर्थिक का मतलब होता है रुपया पैसा। यानी यदि बालक परिवार की यदि आर्थिक स्थिति सही है तो बालक की जरूरतें जो है आसानी से पूरी हो जाती हैं। ये भी जो है बालक को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। जैसे बालक को कॉपी पेन की जरूरत है तो बालक ने आज कहा कि मम्मी या पापा मुझे जो है कॉपी चाहिए, मुझे पेन चाहिए। यदि परिवार की आर्थिक स्थिति सही है तो बालक को वो कॉपी पेन उपलब्ध करा देंगे तुरंत। लेकिन यदि परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है तो बालक को आवश्यकता आज है, वो चार्ट बालक आज बनाना चाहता है, कॉपी पर आज लिखना चाहता है, लेकिन उसे आर्थिक स्थिति का सामना करते हुए उसको एक हफ्ते बाद जो है कॉपी पेन उपलब्ध हो पाता है। इसलिए बालक का कहीं ना कहीं आर्थिक विकास पर भी जो है प्रभाव पड़ता है। अगला देखते हैं, जैसे भोजन, यानी भोजन सही नहीं मिलेगा तब भी बालक प्रभावित होगा। भोजन, या हम कह सकते हैं कि भोजन के साथ ही साथ परिवार में बालक का स्थान, परिवार में बालक का स्थान, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि परिवार में बालक का स्थान भी जो है बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे में जितना ज्यादा गैप होगा, जितना ज्यादा अंतराल होगा, उतना ही अच्छा बालक को परिवार मिलेगा, वातावरण मिलेगा। जितना गैप होगा एक बच्चे के बाद में दूसरे बच्चे में, लेकिन हम लोगों के वहाँ इसके उल्टा होता है। उल्टा यह होता है कि जो घर में सबसे छोटा होता है, वो कोई आया मेहमान, छोटू जाओ गेट खोलो, छोटू पानी ले आओ, छोटू अंकल आए हैं इनको पापा से मिला दो, उसका सारा काम क्या हो जाता है, घर का जितना भी काम होता है सबसे ज्यादा उसी को करना पड़ता है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि एक बालक के बाद ये दूसरे बालक में ज्यादा गैप होगा तो उसको वातावरण ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उस जितना ही गैप अच्छा होगा उतना ही ज्यादा बालक का विकास होगा। इसीलिए एक मनोवैज्ञानिक चार्ल्स कूलेन है, चार्ल्स कूलेन ने जो है मानव स्वभाव को विकसित करने वाली नर्सरी कहा है। चार्ल्स कूलेन मनोवैज्ञानिक ने मानव स्वभाव को विकसित करने वाली नर्सरी कहा है, विकसित करने वाली नर्सरी कहा है। और उसमें प्राथमिक नर्सरी में प्रथम स्थान किसका होता है, तो माँ का होता है। प्रथम स्थान किसका होता है, तो माँ का, फिर पिता का, फिर परिवार के अन्य सदस्यों का। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर तो कोई दिक्कत नहीं है तो जो है वातावरण पर मनोवैज्ञानिकों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, उनके हम जो है यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है। क्योंकि परिभाषाएं जो है सीटीईटी में नहीं पूछा जाता है, लेकिन परिभाषाएं 2 से 3 जो है यूपीटीईटी या सुपर टीटी में जो है पूछी जाती है। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से जो है आपको जो है परिभाषाएं आपको याद होना चाहिए, आपको रटी होना चाहिए। इसलिए जो है यहाँ पे कौन कौन सी मुख्य परिभाषाएं हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनकी जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहली परिभाषा जो है वो है रास की। रास ने कौन सी परिभाषा दी, तो रास ने कहा कि जो है कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है वो वातावरण है। कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है वो वातावरण है।
यानी बालक को कोई भी बाहरी शक्ति जो प्रभावित करती है, वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, वो क्या है, वो वातावरण है। अगली परिभाषा वुडवर्थ की है। वुडवर्थ ने कहा, अगली परिभाषा वुडवर्थ की है, और वुडवर्थ ने कहा कि जीवन आरंभ करने से के समय से जिन बाहरी कारकों ने हमें प्रभावित किया है, वो वातावरण है। यानी जीवन आरंभ करने से लेकर जिन कारकों ने प्रभावित किया वो क्या है, वो सब वातावरण है। अगली परिभाषा है मैकाइवर एंड पेज की। मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि वातावरण स्वयं प्राणी, उसके जीवन का ढांचा या बीते हुए अतीत का प्रतिफल है। वातावरण स्वयं प्राणी या जीवन आरंभ या बीते हुए अतीत का प्रतिफल है। अतीत का प्रतिफल है। ये किसकी परिभाषा है, तो ये मैकाइवर एंड पेज की परिभाषा है। इस प्रकार केवल 3 ही परिभाषाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनकी हम लोगों ने चर्चा किया है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि समाजीकरण की वह प्रक्रिया जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, समाजीकरण की वह प्रक्रिया जिससे बच्चे व वयस्क या बालक या वयस्क दोनों सीखते हैं, तो बच्चे व वयस्क कहाँ से सीखते हैं, तो जो है आपका पहला ऑप्शन होगा परिवार, दूसरा ऑप्शन होगा विद्यालय, और तीसरा ऑप्शन होगा दोनों, चौथा ऑप्शन होगा दोनों नहीं। तो बालक परिवार से भी सीखता है और विद्यालय से भी सीखता है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा, दोनों। अगला प्रश्न है कि किन किन गुणसूत्रों का निर्माण हो जाए तो लड़के का जन्म होता है। तो अभी आपको हमने बताया था कि जैसे पिता में यानी मेल में X और Y और फीमेल में X और X होता है। यदि माता से X आया और यदि पिता से भी समान आ गया तो होने वाली संतान लड़की। यदि माता से X आया और पिता से यदि विपरीत आ गया यानी Y आ गया तो होने वाला संतान क्या होता है, लड़का। इसलिए यदि लड़के का जन्म हो तो कौन कौन से गुणसूत्र मिलेंगे, X और Y। X और Y गुणसूत्र मिलने से लड़के का जन्म होगा और X और X गुणसूत्रों के मिलने से लड़की का जन्म होता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि लिंग का जो निर्धारण होता है वो पिता द्वारा होता है, न कि माता द्वारा। अगला प्रश्न यह है कि मानव संयुक्त कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र यदि पूछे संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र यदि पूछे तो 46। यदि गुणसूत्र कितने जोड़े पूछे, कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े। यहां तक समझ में आया। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है, तो बालक की प्रथम पाठशाला अभी आपको बताए कि परिवार होती है, और परिवार में भी प्रथम पाठशाला कौन सी होती है, तो माँ होती है। क्योंकि बालक जन्म के बाद सबसे पहले यदि पहचानना शुरू करता है तो सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है, उसके बाद अपने पिता को पहचानता है, फिर परिवार के अन्य सदस्यों को पहचानता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, घर परिवार के बाहर घर से निकलने लगता है, तब वो पास पड़ोस को जाने लगता है। इसी के साथ मैं अपना जो है यहाँ पे वातावरण की जो चर्चा हो रही थी, जहाँ से अभी तक प्रश्न बने हैं उनकी यहाँ पर चर्चा कर ली है।
यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।